पहला हिस्सा, लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके। अध्याय 1। अगर शहद पाना है तो छत्ते पर हमला मत करें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क की सबसे सनसनीखेज वारदात अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। हफ्तों की खोज के बाद टोगन क्रॉली कातिल, बंदूकधारी जो सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाता था, वेस्ट एवेन्यू में अपनी मासूका के अपार्टमेंट में फंसा हुआ था। 150 पुलिसकर्मी और जासूस टॉप फ्लोर पर उसके छुपने के स्थान पर नज़र गड़ाए हुए थे। उन्होंने छत पर छेद कर दिए थे ताकि धुएं से क्रॉली द कॉप किलर को बाहर निकाल सकें। फिर उन्होंने आसपास की बिल्डिंगों पर मशीन गनें तैनात कर दी थीं और लगभग 1 घंटे तक न्यूयॉर्क का ये रिहायशी इलाका पिस्टल के धमाकों और मशीन गनों की रैट रैट से गूंजता रहा था। क्रॉली एक भारी कुर्सी के पीछे पुलिस पर गोलियां चलाए जा रहा था। 10,000 लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इस लड़ाई को देख रहे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रॉली पकड़ा गया, पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने बताया कि 2 बंदूकों वाला ये जुनूनी न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा वह पलक झपकते ही किसी की हत्या कर सकता था, लेकिन 2 बंदूकों वाला क्रॉली अपने बारे में क्या सोचता था? हमें इसका जवाब पता है, क्योंकि पुलिस की गोलियों का सामना करते वक्त उसने जिससे भी संबंधित हो के नाम एक पत्र लिखा था, और जब वह लिख रहा था उसके घावों से गिरता खून कागज पर लाल रंग के निशान छोड़ रहा था। अपने पत्र में क्रॉली ने कहा, मेरे कोट में एक थका हुआ लेकिन उदार दिल है जो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। इससे कुछ समय पहले क्रॉली लॉन्ग आइलैंड में कंट्री रोड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर बोला, अपना लाइसेंस दिखाना। बिना एक शब्द कहे क्रॉली ने अपनी गन निकाली और पुलिस वाले पर गोलियां चला डाली। ऑफिसर का घायल शरीर जैसे गिरा, क्रॉली कार से निकला और उसने ऑफिसर की गन निकाली और उसके अचल शरीर पर एक और गोली चला दी। यही वह कातिल था जिसने कहा था, मेरे कोट में एक थका हुआ लेकिन उदार दिल है जो किसी का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। क्रॉली को इलेक्ट्रॉनिक चेयर की सज़ा मिली। जब वह सिंग सिंग में सज़ा की जगह पहुंचा तो उसने कहा, मुझे ये सज़ा लोगों का कत्ल करने के कारण नहीं मिली है। उसने कहा, ये मुझे अपनी रक्षा करने के कारण मिली है। क्या ये अपराधियों के बीच दुर्लभ नज़रिया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सुनिए। मैंने ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन लोगों को सुख देते हुए गुजारे हैं, उनकी खुश होने में मदद की है और बदले में मुझे गालियाँ मिली। एक शिकार होने वाले आदमी की ज़िंदगी मिली। ये अल कपोन का कहना है। हाँ, अमेरिका का सबसे कुख्यात जनता का दुश्मन, सबसे क्रूर अपराधियों का मुखिया जो शिकागो में आया। कपोन ने खुद की निंदा नहीं की। दरअसल वह अपने आप को जनता का हितैषी मानता था, एक ऐसा हितैषी जिसे समझने में भूल हुई और जिसे तारीफ नहीं मिली। ठीक यही काम डच सतलत ने किया जब वह न्यूयॉर्क में अपराधियों की गोलियों से मारा गया। डच सतलत न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा कि वह लोगों का हितैषी है और उसे अपनी बात पर विश्वास था। न्यूयॉर्क के सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लवेस से इस विषय पर कई सालों तक पत्राचार हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिंग सिंग के बहुत कम अपराधी अपने आप को गलत मानते हैं। वे हमारी और आपकी तरह ही मनुष्य हैं। वे तर्क देते हैं, वजह देते हैं, आपको बता सकते हैं कि उन्होंने तिजोरियां क्यों तोड़ी या बंदूक के टिगर पर उंगलियां क्यों डालीं। उनमें से अधिकतर लोग तर्कों से भले ही सही हों या गलत, अपने सामाजिक कामों को जायज़ ठहराते हैं और बार बार कहते हैं कि उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए थी। अगर अल कपोन, 2 बंदूकों वाला क्रॉली, डच सतलत और जेल के अंदर बंद जुनूनी मर्द और औरत अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो उन लोगों का क्या जिनसे हम रोज़ संपर्क में आते हैं। जॉन बाउमाकेर, अपने नाम वाले स्टोरों का संस्थापक, ने माना था, मैंने 30 साल पहले सीख लिया था कि डांटने का फ़ायदा नहीं होता।
मैंने अपनी कमियों को दूर करते समय ये देखा था कि भगवान ने बुद्धि बांटते समय सबको एक बराबर अधिकार नहीं दिया था। बाना मेकर ने ये बात जल्द सीख ली थी, पर मुझे शताब्दी का 1/3 हिस्सा ये समझने में लग गया कि 100 में से 99 मामलों में लोग अपनी आलोचना नहीं करते, भले ही वे कितने गलत हों। आलोचना बेकार है क्योंकि वह इंसान को रक्षात्मक बना देता है और वह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लगता है। आलोचना खतरनाक है क्योंकि ये इंसान के अभिमान और उसके गर्व को चोट पहुंचाती है और उसमें प्रतिरोध पैदा करती है। B.F. स्किनर विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि जिस जानवर को हम अपने अच्छे बर्ताव के लिए पुरस्कृत किया जाए, वह उस जानवर से जल्दी सीखता है जिसे अपने बुरे बर्ताव के कारण सजा दी जाए। आगे के अध्ययनों से पता चला कि यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। आलोचना करके हम एक स्थायी बदलाव नहीं लाते बल्कि प्रतिरोध पैदा करते हैं। हंस सेल्ले, दूसरे महान वैज्ञानिक, ने कहा, हमें प्रशंसा की जितनी चाह है, निंदा का उतना ही डर। आलोचना से पैदा होने वाले प्रतिरोध से कर्मचारियों, परिवार के लोगों और दोस्तों का उत्साह कम होता है और वे स्थिति में कोई सुधार नहीं लाते। एनेट ओकलहामा के जॉर्ज बी जोस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी हैं। उनकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि कर्मचारी फील्ड में काम करते समय सिर पर टोप पहने। उन्होंने बताया कि जब वे टोप न पहनने वाले कर्मचारियों को देखते थे तब उन्हें बड़े रौब से नियम के बारे में बताते थे और उन्हें मानने पर मजबूर करते थे। इसके कारण उन्हें रूखा व्यवहार मिलता था और उनके जाते ही कर्मचारी टोप उतार लेते थे। तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगली बार जब वे कर्मचारियों को बिना टोप के देखते तो उनसे पूछते थे, क्या टोप को पहनने में परेशानी है? तब वे बड़े सहज अंदाज में उन्हें कहते कि ये टोप उनकी सुरक्षा के लिए बनाया है और ये टोप पहनने से उनका ही भला है। इस कारण से लोग उनकी बात बिना बुरा माने मानने लगे। आप इतिहास के हजारों पन्नों में आलोचना की निरर्थकता के उदाहरण देखेंगे। थियोडोर रूजवेल्ट और प्रेसिडेंट टाफ्ट के प्रसिद्ध झगड़े का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा झगड़ा जिसने रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ डाला, जिसने वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में डाला, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपना प्रभाव दिखाया और जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से सन 1908 में निकले तो उन्होंने टाफ्ट को सपोर्ट किया जो प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। फिर थियोडोर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। जब वे लौटे तो उबल पड़े। उन्होंने टाफ्ट की रूढ़िवादिता के लिए आलोचना की, तीसरे टर्म के लिए अपनी उम्मीदवारी निश्चित की, बिल मंजू पार्टी बनाई और जीपीओ को ख़त्म कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टाफ्ट और रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव जीती, वर्मॉन्ट और उत्तर। ऐसी करारी हार पार्टी ने कभी नहीं देखी थी। थियोडोर रूजवेल्ट ने टाफ्ट को दोष दिया, लेकिन क्या प्रेसिडेंट टाफ्ट ने खुद को दोष दिया? आंखों में आंसू भरकर टाफ्ट ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। किसका दोष था, थियोडोर रूजवेल्ट या टाफ्ट? मेरा कहना ये है कि थियोडोर रूजवेल्ट की आलोचना कभी टाफ्ट को ये नहीं सिखा पाई कि गलती उनकी थी। इससे टाफ्ट ने अपना बचाव किया और नम आंखों से बोले, मुझे नहीं पता मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। टीपाट डोम ऑयल घोटाले को लीजिए। सन 1920 के दशक में इससे अखबार रंगे रहते थे। इसने इंसान को हिला दिया था। इंसान की स्मृति में अमेरिका के सामाजिक जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं घटा था। यहाँ घोटाले के कुछ तथ्य हैं। अल्बर्ट विफाल, हार्डिंग के कैबिनेट के अतिरिक्त सचिव को एक काम दिया गया कि वे सरकार के ऑयल रिजर्व को एक हिल और टीपाट डोम को लीज पर दें। वे ऑयल रिजर्व को जो नेवी के इस्तेमाल के लिए रखे गए थे। क्या सचिव ने ठेके के लिए प्रतियोगिता कराई? नहीं भाई, उन्होंने उस मालदार कॉन्ट्रैक्ट को अपने दोस्त अल्बर्ट डेहोनी को दे डाला। और उसके बाद डेहोनी ने क्या किया? उन्होंने सचिव फाल को $1 लाख का कर्ज दे डाला। फिर सचिव फाल ने रोवीले अंदाज में यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को आदेश दिया कि वे एक अल्क रिजर्व
के आसपास के कुओं से तेल निकालने वाले प्रतियोगियों को खदेड़ दें। ये प्रतियोगी बंदूक की नोक पर भगाए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे और उन्होंने टीपॉट डोम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। इससे जो दुर्गंध निकली उसने हार्डिंग प्रशासन को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को घिन से भर दिया, रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अल्बर्ट वी फॉल को जेल में पहुंचा दिया। फॉल की तीखी आलोचना हुई पब्लिक में, शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ हो। क्या उसे अफसोस हुआ? नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक भाषण में बताया कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मृत्यु एक दोस्त के धोखे से हुई, मानसिक चिंता और परेशानी के कारण हुई। जब श्रीमती फॉल ने यह सुना तो वह कुर्सी से उछल पड़ी। वह घूंसे तान कर चिल्लाई, क्या हार्डिंग को फॉल ने धोखा दिया? नहीं, मेरे पति ने किसी को धोखा नहीं दिया। सोने से भरे घर को देखकर भी मेरे पति को लालच नहीं हो सकता था। अगर किसी के साथ धोखा हुआ है और किसी को सूली पर चढ़ाया गया है तो वो है मेरे पति। तो देख लीजिए, ये इंसानी स्वभाव है। गलती करने वाले अपने अलावा हर किसी को दोष देते हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। इसीलिए अगर आपका और मेरा कल किसी निंदा करने का दिल करे तो अल कैपोन, क्रॉली, अल्बर्ट फॉल को याद करें। याद रहे कि आलोचना हमेशा करने वाले के पास लौट कर आती है। याद रहे कि जिस इंसान को हम सुधारना चाहते हैं वह अपना बचाव करेगा और बदले में हमारी आलोचना करेगा, या फिर टाप की तरह कहेगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन फोर्थ थिएटर, जहां जॉन विल्केस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी, वाली सड़क के उस पार एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल बेडरूम में मृत पड़े मिले। लिंकन का लंबा शरीर एक ढीले बिस्तर पर तिरछा पड़ा था, जो उनके लिए काफ़ी छोटा था। रोजा बोहूर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की एक सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी थी और एक गैस लाइट से पीली रोशनी निकल रही थी। जब लिंकन मर रहे थे, बार स्टेटन के सचिव ने कहा, यहाँ दुनिया के इतिहास का सबसे अच्छा शासक पड़ा है। लोगों के साथ सही बर्ताव करने का लिंकन का राज क्या था? मैंने लिंकन की ज़िंदगी के बारे में 10 साल तक पढ़ा और उनकी ज़िंदगी पर लिंकन द अननोन किताब लिखने में 3 साल लगाए। मुझे लगता है मैंने उनके व्यक्तित्व और घरेलू ज़िंदगी पर जितना विस्तृत हो सके उतना विस्तृत अध्ययन किया। मैंने लिंकन के लोगों के साथ बर्ताव करने के तरीके पर विशेष अध्ययन किया। क्या वे आलोचना करते थे? ओह हाँ, इंडियाना के पिजन क्रीक वैली के युवा के रूप में वे न सिर्फ आलोचना करते थे बल्कि लोगों का उपहास करते हुए पत्र लिखते थे और कंट्री रोड पर डाल आते थे ताकि उन लोगों को ये पत्र जरूर मिले। उनमें से एक पत्र ने गुस्से की वो आग पैदा की जो जीवन भर जलती रही। स्प्रिंगफील्ड, इलिनोइस ने कार्यरत वकील होने के बाद भी लिंकन अपने प्रतिद्वंदियों पर खुलेआम अखबारों में पत्रों के द्वारा हमले करते थे, लेकिन एक बार तो उन्होंने अति कर दी। सन 1842 के पतझड़ में उन्होंने एक अभिमानी और लड़ाकू राजनेता जेम्स हील्ड पर हमला कर दिया। लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड जर्नल में प्रकाशित एक अज्ञात पत्र के द्वारा उसकी फजीहत कर दी। पूरा शहर ठहाकों से गूंज पड़ा। संवेदनशील और अभिमानी हील्ड गुस्से से उबल पड़ा। उसने पत्र लिखने वाले के बारे में पता लगाया। वह घोड़े पर चढ़ा, लिंकन के पास पहुंचा और द्वंद्व युद्ध के लिए उन्हें चुनौती दे डाली। लिंकन लड़ना नहीं चाहते थे, वे युद्ध के खिलाफ थे, पर वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे बच नहीं सके। उन्होंने अपना हथियार चुनने का विकल्प दिया। चूँकि उनकी बाहें काफ़ी लंबी थीं, उन्होंने तलवारें चुनी और एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी में शिक्षा ली और चुने हुए दिन पर वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के पास मिले। दोनों मृत्यु तक युद्ध के लिए तैयार थे, पर अंतिम पल में उनके अपनों ने आकर युद्ध रोक दिया। लिंकन की ज़िंदगी का ये सबसे भयंकर निजी हमला था। इसने लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में उन्हें सबसे मूल्यवान पाठ पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। फिर कभी उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसके बाद उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। बार बार गृह युद्ध के समय लिंकन ने नए जनरल को पोटोमैक की सेना के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया और सारे के सारे बारी बारी से मैकक्लेलन,
पोप, बर्नसाइड, हुकर मीडे असफल साबित हुए और उन्होंने लिंकन को चिंता करने पर मजबूर कर दिया। देश के आधे लोगों ने इन अक्षम जनरलों की बुरी तरह निंदा की, लेकिन लिंकन ने न किसी के लिए दुर्भावना, सबके लिए करुणा के साथ शांति बनाए रखी। उनकी सबसे पसंदीदा कहावतों में से एक थी, आलोचना ना करो ताकि आलोचना के शिकार ना बनो। जब श्रीमती लिंकन और अन्य लोगों ने दक्षिणी लोगों के बारे में कटुता से बात की तो लिंकन ने जवाब दिया, उनकी निंदा ना करो, हम उनके जैसे परिस्थितियों में होते तो उनके जैसे ही होते। लेकिन अगर किसी इंसान को आलोचना करने का अवसर था तो वे थे लिंकन। एक उदाहरण लीजिए, गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई सन 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया। 4 जुलाई की रात ली दक्षिण की ओर बढ़े तब देश भयंकर बारिश की चपेट में था। जब ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुँचे, उनके सामने एक उफनती नदी थी जिसे पार करना असंभव था। उनके पीछे विजयी यूनियन आर्मी थी। ली फंस चुके थे, वे बच नहीं सकते थे। लिंकन ने ये देखा, यहाँ स्वर्ग से आया हुआ एक सुनहरा मौका था ली को पकड़ने और युद्ध को खत्म करने का। भरपूर आशा के साथ लिंकन ने मीडे को आदेश दिया कि वे युद्ध की बैठक न बुलाएं और ली पर तुरंत हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेश तार से भेजे और एक विशेष संदेशवाहक के द्वारा भी मीडे को तुरंत हमला करने का आदेश दिया। जनरल मीडे ने क्या किया, उसने दिए गए आदेश को ठीक उल्टा किया। लिंकन के आदेश की अवहेलना करके युद्ध की बैठक बुलाई। वह हिचका, उसने विलम्ब किया, उसने ढेर सारे बहाने तार से भेजे, उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। जब नदी का पानी कम हुआ तो ली पोटोमैक में अपनी सेना के साथ बच निकले। लिंकन आग बबूला हो उठे। इसका क्या मतलब? लिंकन ने अपने बेटे रॉबर्ट के सामने चिल्ला पड़े, हे भगवान, वे हमारी पकड़ में थे, हमें सिर्फ हाथ बढ़ाना था और वे हमारे चुंगल में होते, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं कहे या कर पाए जिससे आर्मी आगे बढ़ सके। इन स्थितियों में कोई भी जनरल ली को हरा देता। अगर मैं वहाँ होता तो मैं भी उसे मजा चखाता। व्यथा से भरे लिंकन बैठे थे और उन्होंने मीडे को ये पत्र लिखा। और याद रखिए, इस समय लिंकन अपनी भाषा को काफ़ी नपा तुला और काबू में रखते थे। इसीलिए सन 1863